अगला चैप्टर है कंपनियों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। ये जो कंपनी लॉ के अंदर जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं उनमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजन है। वर्गीकरण का पहला आधार है निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन। इस आधार पर हम वर्गीकरण इस तरीके से कर सकते हैं। कैपिटल लेटर ए लिया है, असमामेलित या अपंजीकृत कंपनियां, एन अनइनकॉर्पोरेटेड और अनरजिस्टर्ड कंपनी। बहुत ही स्पष्ट बात है, जिसका समामेलन इस अधिनियम यानी कंपनी अधिनियम 2013, जिसका समामेलन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत नहीं हुआ हो, उनको हम कहेंगे अपंजीकृत या असमामेलित संस्थाएं। समामेलित कंपनियों को हम 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। पहला है शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियां, कंपनीज फॉर्म्ड अंडर रॉयल चार्टर। बेहतरीन एग्जाम्पल है ईस्ट इंडिया कंपनी। परिभाषित अपने इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण शासक या प्रभुसत्ता संपन्न व्यक्ति सोवरन द्वारा जारी चार्टर के आधार पर किया जाता है। चार्टर के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के आधार पर उन कंपनियों को अपना कारोबार सुनिश्चित करना होता है। उनको हम कहेंगे शाही अधिकार पत्र के अधीन निर्मित कंपनियां। स्मॉल लेटर बी है वैधानिक कंपनियां, स्टैट्यूटरी कंपनीज। ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण संसद पार्लियामेंट या राज्य विधानसभाओं में, स्टेट असेंबलीज, ध्यान देंगे, ऐसी कंपनियां जिनका निर्माण संसद या राज्य विधानसभाओं में विशेष अधिनियम पारित करके किया जाता हो, उन्हें वैधानिक कंपनियां कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी है कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित कंपनियां, जिनको हम विस्तार से आगे चल करके देखेंगे। कंपनी अधिनियम के अंदर समामेलित कंपनियां वो कंपनियां हैं जिनका समामेलन इस अधिनियम या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, जिनका निर्माण इस अधिनियम 2013 या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो, उन्हें हम समामेलित कंपनियों के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्गीकरण का आधार है दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर। इनको हम बाय एंड लार्ज 3 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। कैपिटल लेटर ए है अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 के अंदर इसको डिफाइन किया है। ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य की अदत राशि तक सीमित हो, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर मान लीजिए एक शेयर्स 10 रुपये का है और 5 रुपये उस अंश के ऊपर भुगतान कर दिया, तो उनका दायित्व शेष 5 रुपये की राशि तक सीमित होगा, नन अदर देन दिस। इसी प्रकार से गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां, इसको डिफाइन किया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2(1) के अंदर।
ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा प्रदत्त गारंटी की राशि तक सीमित हो, गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान देंगे, ये जो गारंटी है वो एक तरीके से रिजर्व कैपिटल के रूप में काम करेगी और इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब कंपनी का समापन हो। समापन के टाइम ही इसकी डिमांड की जाएगी। और तीसरी कैटेगरी है असीमित दायित्व वाली कंपनियां। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 के अंदर डिफाइन किया है, ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व साझेदारी फर्म में साझेदारों की तरह असीमित हो, अर्थात यदि आवश्यकता पड़े तो ऐसे सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उन सदस्यों की जो निजी संपत्ति है वो भी अन्य पक्षकारों के लिए उत्तरदायी हो सकती है। तीसरा विभाजन का आधार है सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर इसमें विभाजन इस प्रकार है। कैपिटल लेटर ए है सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है उसे सार्वजनिक कंपनी कहा जाता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसी कंपनी जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है। इसका मतलब है कि जब तक अपन निजी कंपनी को नहीं समझेंगे तब तक अपन सार्वजनिक कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो निजी कंपनी क्या है? तो दूसरी जो कैटेगरी है एक्सप्लेन बाय द कैपिटल लेटर बी, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, इलिबरेटेड बाय द सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। तो निजी कंपनी क्या है, इसको ढंग से समझ लेंगे तो जो निजी कंपनी नहीं है वो सार्वजनिक कंपनी है। निजी कंपनी क्या है? निजी कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से हैं जो अपने अंतर्नियमों द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो अपने अंतर्नियमों द्वारा नंबर 1 अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती हैं। रेस्ट्रिक्शन और द ट्रांसफर ऑफ शेयर बट नॉट प्रोहिबिटेड, निषेध नहीं कर सकती। नंबर 2, एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 200 तक सीमित करती हैं। और तीसरी विशेषता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है निजी कंपनी की, अपने अंशों एवं ऋण पत्रों के क्रय हेतु जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। मीनिंग देयर बाई कोई भी निजी कंपनी चाहते हुए भी अपने अंश एवं ऋण पत्र क्रय करने हेतु जनता को न्योता नहीं दे सकती, जनता को निमंत्रण नहीं दे सकती। जिन कंपनियों के अंदर ये 3 बातें हैं वो निजी कंपनी है और जिनमें इन 3 विशेषताओं का अभाव है वो सार्वजनिक कंपनी है। और तीसरी जो कैटेगरीज है जो अभी कंपनी अधिनियम 2013 के अंदर विसर्जित करी थी, और वो है 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 के अंदर इसको डिफाइन किया है। एक व्यक्ति कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से हैं जिसका केवल एक ही सदस्य होता है। संचालकों की संख्या उसी तरीके से 15 तक हो सकती है, लेकिन सदस्य केवल एक ही होगा और उसकी जो अधिकतम पूंजी है वो 50 लाख तक सीमित होगी। ध्यान करेंगे, 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक व्यक्ति जो है एक नॉमिनेटेड करेगा ताकि किसी भी स्थिति में उसकी मृत्यु होने पर या किसी अन्य पोजीशन के अंदर स्वतः जो है वो उसका हस्तांतरण नामित व्यक्ति के पक्ष में
चला जाएगा। और इस तरीके से एक व्यक्ति वाली कंपनी के अंदर भी परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार की स्थिति बनी रहेगी। चौथा विभाजन का आधार है नियंत्रण के आधार पर कंपनियां। नियंत्रण के आधार पर कंपनियों के अंदर कैपिटल लेटर ए है सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी से अभिप्राय एक कंपनी, अपने यहाँ एग्जाम्पल के लिए एक्स लिख सकते हैं, एक कंपनी यानी एक्स कंपनी, दूसरी कंपनी यानी वाई कंपनी, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल एक कंपनी दूसरी कंपनी की सूत्रधारी कंपनी तब मानी जाती है जब दूसरी कंपनी उस कंपनी की सहायक हो। मीनिंग देयर बाय, यदि वाई कंपनी एक्स कंपनी की सहायक है, इफ वाई कंपनी इज द सबसिडियरी कंपनी ऑफ एक्स, इट मीन्स एक्स कंपनी इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ वाई। दूसरी कैटेगरी है सहायक या समनुषंगी कंपनी, सबसिडियरी कंपनी, एक्सप्लेन बाय द सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। हमने यहाँ वाई कंपनी को सहायक कंपनी के रूप में लिया है, तो वाई कंपनी एक्स कंपनी की सहायक तब मानी जाएगी, बहुत स्पष्ट बातें हैं, वाई कंपनी एक्स कंपनी की सहायक कंपनी तब मानी जाएगी जब वाई कंपनी के संचालक मंडल के गठन पर दूसरी कंपनी एक्स कंपनी का नियंत्रण हो, एक शर्त। दूसरा, उस कंपनी की कुल अंश पूंजी जिसमें समता एवं परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश पूंजी भी शामिल है, उस कंपनी की कुल अंश पूंजी पर आधे से अधिक भाग पर दूसरी कंपनी का अर्थात एक्स कंपनी का नियंत्रण हो। और तीसरी बात है कि वह कंपनी किसी ऐसी कंपनी की सहायक हो जो स्वयं किसी अन्य कंपनी की सहायक हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं मैं एग्जाम्पल के लिए रहे हो एक्स, वाई और जेड। अगर जेड कंपनी वाई कंपनी के सहायक है, यदि जेड कंपनी वाई कंपनी की सहायक है, तो वाई कंपनी और वाई कंपनी एक्स कंपनी की सहायक है, तो ऑटोमेटिकली जेड कंपनी जो है वो एक्स कंपनी की भी सहायक कंपनी मानी जाएगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि वाई कंपनी एक्स कंपनी की सहायक है, यदि जेड कंपनी वाई कंपनी की सहायक है और वाई कंपनी एक्स कंपनी की सहायक है, तो ऑटोमेटिकली जेड कंपनी भी एक्स कंपनी की सहायक कंपनी मानी जाएगी। और तीसरी कैटेगरी इसमें वो है सहचारी या संबंध कंपनी, विच इज नाउन एज एसोसिएटेड कंपनी। ये नई अवधारणा है। एक कंपनी दूसरी कंपनी की संबंध कंपनी तब मानी जाएगी, मैं अगेन या एसोसिएट कंपनी को जो है वो वाई कंपनी ले रहा हूँ और एक्स कंपनी मूल कंपनी ले रहा हूँ। एक कंपनी दूसरी कंपनी की संबंध कंपनी तब मानी जाएगी जब उस कंपनी पर यानी वाई कंपनी पर किसी दूसरी कंपनी का सारवान या महत्वपूर्ण प्रभाव हो। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 सबस्टांशियल इंटरेस्ट, सबस्टांशियल इफेक्ट अगर कोई दूसरी कंपनी पर है, तो वो दूसरी कंपनी जो है वो पहली कंपनी की एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अच्छा, सारवान हित का मतलब क्या है? सारवान प्रभाव तब माना जाएगा जब उस कंपनी की कुल अंश पूंजी के कम से कम, इट मे बी मोर देन दिस, कम से कम 20% भाग पर अधिकार हो
अथवा उस कंपनी के व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण हो। अगर वाई कंपनी के बिजनेस डिसीजन लेने के अंदर एक्स कंपनी का प्रभाव हो या वाई कंपनी की अंश पूंजी के 20% भाग पर एक्स कंपनी का नियंत्रण हो, तो हम कहेंगे कि वाई कंपनी जो है वो एक्स कंपनी की सहायक कंपनी है, एसोसिएटेड कंपनी है। यदि मान लीजिए उसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक हो जाती है, तब तो वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। लेकिन अगर 50% से कम है और 20% से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में उस कंपनी को अपन कहेंगे एसोसिएटेड कंपनी।